नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की कुछ खास खबरें। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई का विरोध भी शुरू हो गया है। कल हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था। अब महामंडलेश्वर और डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद गिरी ने भी पिंकी चौधरी पर हुई कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने आत्महत्या तक करने की चेतावनी दी है कि पिंकी चौधरी, भूपेंद्र तोमर जो सनातन धर्म का शेर है, उस पर मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है, उस पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। अगर पिंकी तोमर के साथ नाइंसाफी हुई तो योगी जी के कार्यालय पर जाकर आत्मदाह करूंगा। योगी जी के कार्यालय पर जाकर पूरी दुनिया देखेगी, हमारे बच्चे यूं ही मरने के लिए नहीं है। गाजियाबाद में व्यापारी नेताओं की लड़ाई थाने तक पहुंच गई है। व्यापारी नेता गोपीचंद ने दूसरे व्यापारियों के खिलाफ कोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई है। उधर आरोपी व्यापारी भी पुलिस अधिकारी से मिले और अपना पक्ष रखा। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोपीचंद ने संगीन धाराओं में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उन पर कुछ व्यापारियों ने गोलीबारी की। व्यापारी नेता गोपीचंद ने कोर्ट के माध्यम से कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। व्यापारी नेता गोपीचंद का कहना है कि उन्हें मनोज, राजन और नीरज आदि ने दुकान और गोदाम दिखाने के बहाने बुलाया और फिर गोली चला दी। गनीमत रही कि उनको गोली लगी नहीं। उधर आरोपी पक्ष ने भी डीसीपीसीटी निपुण अग्रवाल से मुलाकात की और अपना पक्ष रखा। कारोबारी मनोज, राजन, नीरज आदि ने अन्य लोगों के साथ पुलिस अधिकारी से मुलाकात की और कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। इन्होंने ये भी कहा कि इस साजिश के तहत उनके मामा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देवरिया में हुए सामूहिक हत्याकांड की तपिश गाजियाबाद तक महसूस की जाने लगी है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है। महासभा ने मांग की है कि पीड़ित परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता मिले और घायलों का इलाज हो। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने देवरिया में हुए सामूहिक हत्याकांड के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महासभा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुरानी रंजिश के चलते एक ही ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड में सभी को हिलाकर रख दिया है। महासभा ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि इस हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, घायलों को निःशुल्क चिकित्सा और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रीय व्यापार मंडल 23 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाएगा। ये जानकारी व्यापार मंडल के अध्यक्ष बाल किशन गुप्ता ने दी। उन्होंने संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों की घोषणा भी की। राष्ट्रीय व्यापार मंडल 23 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ये जानकारी देते हुए मंडल के जिलाध्यक्ष बाल किशन गुप्ता ने बताया कि स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर व्यापारी विक्रांत सैनी को राष्ट्रीय व्यापार मंडल महानगर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष घोषित किया गया। इसके अलावा अनेक संस्थाओं से जुड़े विनय सिंघल, विपिन वर्मा, उमेश शर्मा, सुमित त्यागी, विकास वर्मा, सूरज कुमार, सचिन मित्तल, अशोक गोयल, मोहित गर्ग ने भी मंडल परिवार ज्वाइन किया है। इसकी घोषणा मंडल के महाअध्यक्ष संजय गोयल ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। शालीमार गार्डन में मुख्य सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसका निर्माण करीब 25 लाख रुपए की लागत से होगा। एक समारोह में पार्षद रवि भाटी ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर रवि भाटी ने कहा कि सड़क टूटने की शिकायत स्थानीय लोगों से मिली थी, इसीलिए इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र से रोड रेज की एक गंभीर घटना सामने आई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ये घटना श्रीराम चौक की बताई जा रही है। यहाँ कार सवार युवकों का डासना के एक युवक से विवाद हो गया। इस पर डासना के युवक के ऊपर उन लोगों ने अपनी कार चढ़ा दी और उसको रौंदने का प्रयास किया। घायल युवक का इलाज चल रहा है, आरोपी फरार है। क्षेत्र अंतर्गत काला पत्थर नामक स्थान पर एक व्यक्ति जिसका नाम जावेद आलम है, उसके साथ मारपीट और कार चढ़ाने जैसी घटना कारित होने के संबंधित तहरीर दी गई थी।
इस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना इंदिरापुरम पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें प्राप्त हुई है जिसमें जो घटना कारित की गई है वो व्हाइट एसेंट गाड़ी से की गई है। उस व्हाइट एसेंट गाड़ी और उसमें सवार लोगों की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही आगे की वैधानिक कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच में पहले वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फंसे, जो जेल में हैं। उसके बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये मामला जो है वो मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। लोग जानना चाहते थे कि मामला क्या है। इस मामले में वैसे अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये मामला वर्ष 2021 का है। तब दिल्ली की सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी और ये कहा था कि इससे दिल्ली सरकार के राजस्व में इजाफा होगा, उसकी आय बढ़ेगी। 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितताओं के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंपी थी। इसमें आबकारी नीति में पूरी गड़बड़ी की जानकारी दी गई थी और ये भी बताया गया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। इस रिपोर्ट में नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन नियमों के उल्लंघन, प्रतीकात्मक खामियों का हवाला देकर सीबीआई जांच की सिफारिश भी की गई थी। सीबीआई ने रिपोर्ट भी दर्ज की थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति में संशोधित करके अनियमितताएं की गई थी। लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क या तो माफ़ कर दिया गया या कम कर दिया गया। सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सरकार ने ये नुकसान क्यों किया, इस पर सवाल खड़े हुए। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर काफ़ी सवाल किए थे। 30 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस लेते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी थी। घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया को निचली अदालत से कोई सहायता नहीं मिली, कोई हेल्प नहीं मिली, कोई छूट नहीं मिली। और अब आम आदमी पार्टी के सांसद जो राज्यसभा सदस्य हैं संजय सिंह इस जांच की जद में आ गए हैं और ईडी ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील खादी विभाग को भा गई। खादी विभाग की चांदी हो गई है। दरअसल 24 सितंबर को अपनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती पर खादी खरीदने का आग्रह किया था। इसका नतीजा ये निकला कि कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में एक ही दिन में 1,52,00,000 रुपए की रिकॉर्ड बिक्री हुई। खादी भवन के इस रिकॉर्ड को देखकर प्रधानमंत्री ने खुशी जताई है और कहा कि देश भर में हाथ से बुने कपड़े की खरीद दिखाती है कि ये किसी तरह जन भावना का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि देश भर में हमारे परिवार के सदस्यों द्वारा खादी की खरीद का नया रिकॉर्ड दिखाता है कि ये एक जन भावना का प्रतीक है। खादी भवन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बापू की विरासत, खादी के संरक्षक और नए भारत के आधुनिक खादी के निर्माता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में गांधी जयंती पर लोगों से खादी खरीदने की अपील की थी और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड खादी बेची है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में गांधी जयंती के दिन दिल्ली की कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में 1,33,95,000 रुपये की बिक्री हुई थी, जो इस बार 1,52,45,000 पर पहुंच गई है। भारत और कनाडा के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर पंजाब पर पड़ने लगा है, पंजाब के व्यापार पर पड़ने लगा है। पंजाब के कारोबारियों का मानना है कि कनाडा और भारत के बीच का विवाद अगर जल्दी नहीं सुलझा
तो पंजाब की कई इंडस्ट्री जिन्हें होटल भी शामिल है उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो विवाद है वो एक ऐसे समय में है जब पंजाब का व्यापारी फलता फूलता है, अपना व्यापार करता है। दरअसल नवंबर से जनवरी तक शादी जैसे समारोह होते हैं और यही वो समय है, पंजाब में नवंबर से विदेश से लोग आने शुरू हो जाते हैं, जनवरी तक यहीं रहते हैं। तब इस जो 3 महीने का जो पीरियड है, जो समय है, इसमें होटल इंडस्ट्री, रेस्तरां, कपड़ा व्यापार, इन सब में जो कारोबार है, ये ऐसे कारोबार हैं उनको ज़बरदस्त बूम मिलता है, उनकी बहुत बिक्री होती है। लेकिन इस बार सीजन फीका हो जाने की चिंता कारोबारियों को सताने लगी है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के कारण कनाडा से वीज़ा की मिलने की दिक्कत जो हुई है, उसकी वजह से कनाडा पासपोर्ट धारक पंजाब नहीं आ सकते। अगर उनके पास पुराना समय का लगा हुआ वैध वीज़ा है तो भी भारत आने में दिक्कत ही होगी। लेकिन जिन धारकों के पास भारतीय वीज़ा नहीं है वो तो आ ही नहीं सकते। नवंबर से जनवरी तक पंजाब में हर साल बड़े पैमाने पर शादियां होती हैं। शादी करने के लिए विदेशी यहाँ आते हैं, उनमें कनाडा के बहुत ज़्यादा नागरिक होते हैं। इसी वजह से क्योंकि अब नहीं आ पाएंगे तो लोगों को दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो पंजाब का सूट का कारोबार है वो भी पूरी तरह NRI लोगों पर ही निर्भर करता है। कम से कम 60% कारोबार सूट निर्माण का, बिक्री का भी गिर गया है। जो सूट कारोबार से जुड़े कारोबारी हैं वो चिंता में आ गए हैं क्योंकि उनके पास इस साल बेचने के लिए ऑर्डर नहीं आ रहा है। अगली खबर मेरठ से है। मेरठ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि वहाँ जल्द ही 2 टाउनशिप विकसित की जाएंगी। ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप होंगी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का सैटेलाइट टाउन बन जाएगा। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की सफलता के लिए मेरठ महायोजना 2031 में 2 स्थानों पर स्पेशल डेवलपमेंट जोन का प्रावधान किया गया है। इसे NCR का सैटेलाइट टाउन नाम दिया जा रहा है। पहले चरण के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए सरकार 1000 करोड़ रुपए देगी। बाकी धनराशि की व्यवस्था मेरठ विकास प्राधिकरण करेगा। दूसरी टाउनशिप का समय आएगा, उसके लिए भी सरकार धनराशि देगी। पहली टाउनशिप में दिल्ली क्षेत्र पहले चरण में रैपिड एक्स स्टेशन मेरठ साउथ के नज़दीक मोहिद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर में इंटीग्रेटेड TOT टाउनशिप विकसित की जाएगी। इस टाउनशिप में दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक की आबादी को लाने की योजना है। इसमें निवास और कामकाजी लोगों को मिलाकर लगभग 2.5 लाख की आबादी का लक्ष्य रखा गया है। इसे फेज़ 1 और फेज़ 2 के नाम से विकसित किया जाएगा। इसके लिए ज़मीन खरीद शुरू करने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। दूसरी टाउनशिप मुजफ्फरनगर क्षेत्र के दूसरे चरण में मोदीपुरम स्टेशन के नज़दीक दोराला के आसपास 350 हेक्टेयर में विकसित की जाएगी। इसका प्रस्ताव 2024 में जाएगा। इस टाउनशिप में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर से लेकर उत्तराखंड तक की आबादी को लाने की योजना है। तो खबरों के पोस्टमार्टम में ये आज की कुछ विशेष जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई। अगर आप चाहते हैं और आपके आसपास कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा व्यक्तित्व है कि जिसे देश और दुनिया के सामने लाया जाए, तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। हम आपकी वीडियो को बुलेटिन में शामिल अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।